चंद साल पहले मारने की कोशिश की गई, आपको दोबारा जिंदगी मिली है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मारने की कोशिश की गई है, लेकिन कभी दुनिया को पता चल जाता है, कभी नहीं पता चलता। तो एक दफ़ा मेरी गाड़ी के नीचे बम भी लगाया गया था, वो भी डिफ्यूज़ हो गया। फिर 2014 में मेरे पे हमला भी हुआ। तो ये अब एक लंबी कहानी है, लेकिन अब तो ये मेरा ख्याल है सबको पता है कि मेरे पे किसने हमला करवाया था और क्या वजूहत थी। अब आपने डिटेल में जाके क्या लेना है? मुझे नहीं पता, मुझे जानना है। अच्छा, मुझे पता लगना है। देखिए बात ये थी कि 2014 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल करने की कोशिश कर रहे थे। और बयानिया ये था कि अगर सियासतदान का एहतसाब हो सकता है तो एक डिक्टेटर का भी हो सकता है। तो मैं बतौर एक सहाफ़ी के, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ था जो ये कह रहे थे कि इसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत और उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत ताकतवर लोग जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को ये कहना शुरू कर दिया कि इसको जाने दें, छोड़ दें, इसका ट्रायल ना करें। तो एक बहुत ग्रुपिंग पैदा हो गई अरबाब इख्तियार के अंदर, समझ रही है ना आप, अरबाब इख्तियार, ताकत थी उनमें, ग्रुपिंग पैदा हो गई। तो मेरे पे दबाव डाला गया कि भाई आप जो है ना ये परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की बात छोड़ दें। दबाव डालने वालों में जनरल राहील शरीफ साहब इन्वॉल्व थे बराह रास्त। उन्होंने अपने साथियों के ज़रिए मुझे ये मैसेज दिया कि तुम परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की बात छोड़ दो। साथ ही साथ मैं मिसिंग पर्सनस का भी किस्सा लेके बैठा हुआ था, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का किस्सा भी लेके बैठा हुआ था। तो वो बहुत सी चीज़ें सप्लीमेंट होती गई, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की बात छोड़ दो। अब मेरा यह ख्याल था कि मैंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है और हुकूमत वक्त जो है वो भी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और वो ट्रायल जो है मेरी ख्वाहिश पे तो शुरू नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर शुरू हुआ। तो मैंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था वो पाकिस्तान के आइन और कानून के ऐन मुताबिक था। और जो लोग चाहते थे कि मैं अपना मौक़िफ़ बदल दूं, वो पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो जब मैं नहीं माना तो मुझ पर हमला हो गया। तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक उस वाक़े की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक कमीशन बनाया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कंप्रोमाइज़ कर लिया और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भगा दिया पाकिस्तान से। उनका ख्याल था कि परवेज़ मुशर्रफ को भगा के तो मेरी हुकूमत बच जाएगी। मैं बच गया, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बची। अच्छा मीर साहब, आप पर होने वाले हमले की तहकीकात पर सुप्रीम कोर्ट में एक कमीशन बना, इसकी रिपोर्ट का क्या बना? देखिए वो कमीशन था ना, जो उसके जो TRPs थे, उसके जो क्या कहते हैं वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TORs थे। मेरे जो हमले पे जो कमीशन बना था उसके जो TORs थे उसमें ये लिखा गया था कि ये 3 से 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सामने लेके आएगा। तो हमने जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये शख्स हमले का ज़िम्मेदार है, उस शख्स को जब कमीशन ने बुलाया तो पेश ही नहीं हुआ। तो अब वो क्या रिपोर्ट देते? मैं एक दफ़ा नहीं, ज़ख्मी था मैं एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा पेश हुआ कमीशन के सामने, जो मैं उनको सबूत दे सकता था मैंने दिए। तो कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद मुझे एक दिन नवाज शरीफ साहब ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। उन्होंने कहा कि वो मीर साहब वो तुहाडे ते हमला होया सी तो एक कमीशन बनया सी, उसकी रिपोर्ट कित्थे वे? मैं जी इस मुल्क का वज़ीर आज़म मैं नहीं, तुसी हो। वो जिहड़ा कमीशन सी वो मैं नहीं बनाया, तुसी बनाया सी। वो रिपोर्ट भी मेरे को नहीं है, तुहाडे कोल ही होएगी। तो उन्होंने फ़ौरन ना वो फ़ोन किया तो वो रिपोर्ट किधर है? हालांकि मुझे पता था कि रिपोर्ट कोई नहीं बनी और इनको बता दिया गया कि नहीं बनी। तो वो मेरे साथ कर रहे थे
तो वो ये इसी तरह के देखे ना, वो मेरे साथ वो मुझे भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद फिर एक जाली खबरें लगवाई गई कि जी रिपोर्ट आ गई है। तो मुझे पता है चला कि एक रिपोर्ट बनाई गई, एक कंकॉक्टेड किस्म की रिपोर्ट बनाई गई है। लेकिन वो रिपोर्ट जो अगर वो सामने लेके आएंगे तो उस रिपोर्ट में बहुत से सवालात पैदा होते हैं, इसलिए कोई रिपोर्ट नहीं। अच्छा मीर साहब, आपके वालिद भी एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे और आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद करते रहे। आप भी इन्हीं रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये मुश्किलात और मुसाइब से भरपूर रास्ता है। डर नहीं लगता इस रास्ते पर चलते रहे? मैंने आपको बता दिया कि एक दफ़ा डर लगा था 1990 में, जब पहली दफ़ा कुट पड़ी थी और वो कपड़े उतारने की कोशिश की थी। तो जब एक दफ़ा माँ ने कह दिया कि नहीं बस अब तुमने इसी प्रोफेशन में रहना है, तो फिर रहना है। तो बात यह है कि जो लोग सहाफ़ियों को उठाते हैं, अगवा करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं, उनको फेंटी लगाते हैं, उनको गोलियां मारते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, हो सकता है कुछ लोग डर जाते होंगे, लेकिन इस किस्म के जो हथकंडे होते हैं ना, उससे आप किसी का डर और खौफ निकाल भी देते हैं। तो जब किसी बंदे को एक दफ़ा अल्लाह जो है वो नई ज़िंदगी दे देना, फिर वो मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है। तो अब मेरे जो है ना वो अल्लाह के सिवा मैं डरता किसी से नहीं, मौत का खौफ ख़त्म हो गया होगा। हाँ, कभी कभी सफ़र में आहिस्ता और तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग सफ़र में शामिल हैं, जो हमारे हम सफ़र हैं, वो कहते हैं यार यहाँ पे आहिस्ता हो जाओ, इधर कीचड़ ज़्यादा है, इधर फिसलन ज़्यादा है, अगर तुम तेज़ चलोगे तो गिर जाओगे, फिसल जाओगे। तो आहिस्ता हो सकते हैं हम, लेकिन सफ़र जारी रहेगा ये। मीर साहब, अगर उस दिन नवाज शरीफ आपके साथ खड़े रहते और आप पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते, तो शायद नवाज शरीफ को आज वो दिन ना देखना पड़ता जो वो देख रहे हैं। देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के और जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके इख्तलाफात मेरी वजह से शुरू नहीं हुए, मेरे इख्तलाफात उनकी वजह से शुरू हुए थे। देखिए, ये समझने वाली बात है। परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल मैंने शुरू नहीं किया था, परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल नवाज शरीफ ने शुरू किया था। इख्तलाफ की वजह परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल था, तो मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ, वो मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ आके। मतलब नवाज शरीफ आपके साथ नहीं खड़े थे, आप उनके साथ खड़े थे। ये समझने की बात है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग ये कहते हैं कि साडे मियाँ साहब जड़े ने वो इस वास्ते मुसीबत च फस गए कि वो तुहाडे नाल जाके खलो गए सन। आपकी बड़ी मेहरबानी कि मुझे गोलियां लगी तो आप मेरे पास आए, लेकिन एक्चुअली आप मेरे पास नहीं आए, आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए, मैं आपके साथ खड़ा हुआ था। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल आपने शुरू किया था, मैंने शुरू नहीं किया था, और मैं आपके साथ इसलिए गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब सुने हुआ क्या, नवाज शरीफ साहब जब जेल में, जब अस्पताल में मुझे मिलने आए, तो वो कहते हैं वो सुने आपकी टांगों पे गोलियां लग गई। मैंने कहा जी टांग पे भी लगी है, कंधे पे भी लगी है, पेट में भी लगी है। कितनी लगी है? मैंने कहा जी 6। अच्छा, मिलते किसी ने क्या 3 लगी हैं। अब उनका इतना गैर संजीदा रवैया था वहाँ पर। और जब वो वहाँ से वापस गए, निकल रहे थे, तो उनके साथ जो वज़ीर थे, उनमें से एक वज़ीर वापस आया और उसने आगे मेरे कान में कहा कि बुरा ना मनाना, हम वापस जाके आपके ख़िलाफ़ पैमरा में गद्दारी का रेफरेंस दायर करें। अच्छा जी। तो जब नवाज शरीफ साहब मेरे पास आए थे तो उस वक्त तक ये फैसला कर चुके थे कि ये सिर्फ एक दिखावा है। वापस जाके उन्होंने पैमरा में मेरे ख़िलाफ़ गद्दारी का रेफरेंस दायर करना था। मुझे नहीं पता कि ये वो क्यों कर रहे थे। रेफरेंस दायर हुआ और जियो को बंद किया गया। ये किसके दौर में हुआ? नवाज शरीफ के दौर में हुआ। तो जब आप मुझे ये ताना मारते हैं कि ओहो जी हम तो आपको गोलियां लगी तो आपके साथ आके खड़े हुए थे, तो अगर आप आके मेरे साथ खड़े हुए थे तो फिर वापस जाके आपने गद्दारी का रेफरेंस क्यों दायर किया? लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ा,
मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा, मुझे पता है उनकी मजबूरियाँ होंगी। जब पनामा स्कैंडल के बाद उनके ख़िलाफ़ इमरान खान ने जब कैंपेन शुरू की और मई 2016 में वो लंदन के अस्पताल में अपना बाईपास करा के पड़े हुए थे और उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको कह रहे थे कि अब तुम इस्तीफ़ा दे दो और पाकिस्तान वापस ना आओ। चैलेंज करके मैं कह रहा हूँ आपको कि नवाज़ शरीफ को उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि अब आप पाकिस्तान वापस ना जाएं और इस्तीफ़ा दे दें, और ये भी कह रहे थे उसको कि राहील शरीफ को एक्सटेंशन दे दो। तो अब नवाज़ शरीफ साहब अभी तक जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। गलतियाँ उन्होंने की हैं, ठीक है, भुगत भी रहे हैं, लेकिन वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि मैं फिर लंदन में अस्पताल में जाके उनको मिला। मैंने उनको वहाँ जाके कहा कि आप मुझे अस्पताल में मिलने आए थे कराची, मैं आपको अस्पताल में मिलने आया हूँ लंदन। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी और पाकिस्तान वापस जाएं और वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। वापस आए वो लोग, यहाँ मीडिया में कह रहे थे नहीं वापस नहीं आएगा, भाग गया है, इस्तीफ़ा दे देगा। वापस आए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा की। टीवी टाइप करें गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।